नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सरकार का मेगा अभियान शुरू। हरिद्वार से लेकर प्रदेश भर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविर। योजनाओं के साथ दस्तावेजों की समस्याओं का हो रहा निस्तारण। मनरेगा का नाम बदले जाने पर उत्तराखंड में भी गरमाई सियासत। कांग्रेस ने किया बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। कहा, मनरेगा योजना में दिखाई देती थी गांधी के विचारों की झलक। उधम सिंह नगर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। काशीपुर से 1 करोड़ 32 लाख रुपए के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद। ट्रांसपोर्ट से अवैध रूप से हो रही थी तस्करी। और उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना। 20 और 21 दिसंबर को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। फिलहाल कोहरा कर रहा लोगों को परेशान। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत ने सबको सन्न कर दिया है। अचानक मौत की खबर ने न सिर्फ मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि जिस तरह से मौत हुई उसने सियासी हलकों में भी खलबली मचा दी है। आखिर क्या है मौत का सच, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार की मौत। पंकज मिश्रा की मौत पर उठे सवाल। आखिर क्या है मौत का सच। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र की दून विहार कॉलोनी में 52 साल के पंकज मिश्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पत्रकार की मौत ने मीडिया जगत में हलचल पैदा कर दी है। पत्रकार पंकज मिश्रा की पत्नी के मुताबिक उन्हें रात करीब 3:30 बजे पेट में दर्द हुआ था। वो वॉशरूम गए, लेकिन बाहर निकलते समय फिसलकर गिर गए। उनका वजन काफी होने के कारण उन्हें बेड तक नहीं पहुँचाया जा सका। उसी जगह पर कंबल डाल दिया गया। इसके बाद वो खुद सो गई थी। सुबह पत्रकार पंकज मिश्रा को होश नहीं आया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत मामले में कई एंगल सामने आ रहे हैं। मौत से पहले वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा के साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी। इसका आरोप अमित सहगल नाम के शख्स पर लग रहा है। पंकज मिश्रा के भाई ने आरोप लगाया कि अमित सहगल और उसके साथियों ने पत्रकार पंकज मिश्रा के साथ मारपीट की। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि आरोपी अमित सहगल का इतिहास ब्लैकमेलिंग का रहा है। वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करता है और रिपोर्ट में हेराफेरी करवाता है। रात में 10 बजे के आसपास, शायद 10 साढ़े 10 बजे वो भैया के घर पहुंचे 15 तारीख की रात में। उस समय भैया खाना खाने के लिए बैठे ही हुए थे। इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ डोर नॉक किया। भाभी ने दरवाज़ा खोला और उस टाइम पे उन्होंने बताया कि मैं अमित, तो क्योंकि मेरे भैया में एक बहुत अच्छाई थी, वो जिनको मानते थे बहुत मानते थे और बहुत अच्छे संबंध भी थे। और कुछ दिनों पहले उनकी बेटी की शादी में भी भैया गए हुए थे। तो उन्होंने बोला, हाँ अमित भाई आ जाओ। आए और बस वही तू तड़ाक शुरू हुई और फिर उन्होंने भैया को खाना खाने का भी मौका नहीं दिया और मार पिटाई की। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो मुझे नहीं मालूम है। बस मुझे ये पता चला कि उस पोस्ट में अमित सहगल नाम का जो ये व्यक्ति है उसके विषय में कुछ था शायद, जिसकी वजह से उसने आवेश में आके ये कदम उठाया। कि जो ये अमित सहगल हैं उनका रिकॉर्ड पुराना काफ़ी ब्लैकमेलिंग टाइप का है और उन्होंने कई बड़े लेवल के डॉक्टर्स वगैरह और कई अधिकारियों को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। जिसको नहीं किया है उसको डर होगा कि करेगा, या कोई भी दबाव उसने बनाया हो। दबाव के बेस पे उन्होंने जो कल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसको पूरी तरह से फैब्रिकेट किया है और इसी का शक मुझे था। और कुछ इंटरनल जो हमारे जानने वाले हैं जो जानकारी दी है, उन्होंने ये बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पेट में काफ़ी डैमेज होने, नसें फटने की वजह से पेट में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। बता दें कि पूरा मामला 15 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है। करीब 10 बजे अमित सहगल नाम का व्यक्ति कुछ साथियों के साथ पंकज मिश्रा के घर पहुंचा। आरोप है कि गाली गलौज के बाद जान से मारने की नीयत से पंकज मिश्रा के सीने और पेट पर लात घूंसे मारे गए, जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा। मारपीट के बाद आरोपियों ने पंकज मिश्रा का मोबाइल फोन भी छीन लिया। जब उनकी पत्नी ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और बदसलूकी की गई, जिसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। 16 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे पंकज मिश्रा की हालत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हाँ देखिए, ये उनके द्वारा एफआईआर में एक ये भी आरोप लगाया गया है कि जो उसमें नामजद आरोपी हैं
तो जब उनके द्वारा मारपीट, जैसा कि तथाकथित उनके द्वारा बताया गया FIR में कि मारपीट की गई थी, तो वो फ़ोन भी ले गए थे। तो उसके संबंध में भी जैसे मैंने बताया कि अभी एविडेंस इकट्ठा की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। उनकी जो मृतक श्री पंकज मिश्रा जी हैं, तो उनकी जो धर्मपत्नी हैं, उनसे भी बातचीत इस संबंध में की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि जैसा एविडेंस आएगा, और CCTV फुटेज भी देखी जा रही है, जो और मौके वारदात हुए लोग थे उनसे भी जानकारी की जा रही है। तो जैसे मैंने कहा, जो भी इसमें एविडेंस निकल के आगे आएगी, और अगर फ़ोन, जैसे आप बता रहे हैं कि फ़ोन ले जाने की बात भी जैसे तहरीर में दी गई है, तो ऑब्वियस सी बात है उस संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अगर ऐसा फ़ोन उसमें लेके उनके द्वारा जाया गया तो 100% उनकी रिकवरी पुलिस के द्वारा की जाएगी। फिलहाल पुलिस पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखना होगा आखिर मौत की वजह क्या सामने आती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत कोई सामान्य नहीं है, बल्कि यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जिसने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। जांच के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इससे पहले पत्रकार पंकज मिश्रा के सोशल मीडिया पोस्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देहरादून में वरिष्ठ पत्रकार का मर्डर, हाई प्रोफाइल मर्डर केस से सियासी गलियारों में हलचल। पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत का क्या है सियासी कनेक्शन? कौन रच रहा था CM धामी के खिलाफ बड़ी साजिश? देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत मिस्ट्री को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पत्रकार की मौत को सामान्य न मानते हुए FIR दर्ज कर ली है। पुलिस जांच में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन पत्रकार पंकज मिश्रा के सोशल मीडिया पोस्ट से जो कुछ सामने आ रहा है वो बेहद चौंका देने वाला है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट से जो कुछ खुलासा हुआ है उसने पत्रकार की मौत का सियासी कनेक्शन सामने ला दिया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर आखिर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये समझने के लिए आपको उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा का वो फेसबुक पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने पिछले पोस्ट में हुई गलती को स्वीकारते हुए माफी मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि षड्यंत्र के तहत उन पर दबाव बनाते हुए CM धामी के खिलाफ पोस्ट करवाया गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जिन लोगों ने ऐसा करवाया उनके बारे में जल्द ही खुलासा करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा की ये पोस्ट साफ संकेत दे रही है कि उत्तराखंड की सियासत को लेकर बहुत कुछ पक रहा था। जो लोग पंकज मिश्रा को जानते हैं वो ये बात भी जानते होंगे कि CM धामी को लेकर कभी वो कुछ गलत नहीं लिखते थे। हमेशा CM धामी के समर्थन की ही खबरों को शेयर किया करते थे। फिर अचानक एक ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जो CM धामी की छवि को खराब और डेंट पहुंचाने वाला रहा, जिसे अगले ही दिन पत्रकार पंकज मिश्रा खुद डिलीट करते हुए माफी भरा पोस्ट शेयर करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि कहीं सूबे के सियासी हलकों में एक ऐसा गुट जो CM धामी के खिलाफ एक्टिव था, वो किसी भी सूरत में CM धामी की कुर्सी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और इसके लिए उस गुट ने ऐसे शख्स को तलाशा जो CM धामी का करीबी हो और वो जो लिखे उसकी चर्चा देहरादून से दिल्ली तक पहुंचे और CM धामी को इसका नुकसान झेलना पड़े। हालांकि गाहे बगाहे CM धामी के खिलाफ एक्टिव ग्रुप को लेकर कई बार चर्चा होती रही है, तो ऐसे में कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि वरिष्ठ पत्रकार द्वारा किया गया ये पोस्ट इस ओर इशारा नहीं करता। फिलहाल पत्रकार की मौत ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, गहनता से इसकी जांच की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज मिश्रा जी की मौत हुई है, वो चिंताजनक है। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और मिश्रा जी को मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहुत जागरूक पत्रकार थे और लंबे समय से पत्रकारिता में काम कर रहे थे। जिस तरीके से उनकी मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और उनकी जांच भी होगी। अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि भाई इस तरीके की घटनाएं न हों और इनकी गहन जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी
किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं, पहले भी कई पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। सरकार को इस मामले में निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हमारे युवा पत्रकार की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है, ये निश्चित तौर पे एक संदेह पैदा करता है, क्योंकि राज्य के अंदर ये कोई पहला मामला नहीं है जो इस प्रकार की बातें सामने आई हैं। इससे पहले भी कई हमारे पत्रकार साथियों पे इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार उस पर नाकाम साबित हुई है। सरकार को चाहिए तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो हाई कोर्ट का जो सिटिंग जज है उसकी निगरानी में बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है, किसी शासन प्रशासन के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो उसमें उसकी खतरा भी रहता है पत्रकारों को। तो इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि इसको विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और जो उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है उसकी जांच एक सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए। एफआईआर में साफ कहा गया है कि पंकज मिश्रा की मौत सीधे तौर पर मारपीट और हमले का नतीजा है। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जाँच भी शुरू कर दी है। वहीं पंकज मिश्रा की मौत मामले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पुलिस जांच में बड़े खुलासे से पहले जो उनके सोशल मीडिया पोस्ट से खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि इस पोस्ट के आधार पर पुलिस की जांच और कहां तक पहुंचती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज से सरकार के मेगा अभियान की शुरुआत हो चली है। हरिद्वार में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बादराबाद ब्लॉक में शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत जनपद की 40 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, आधार कार्ड समेत अन्य समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। के निर्देशों के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादराबाद ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये काफी दिन तक चलेगा कैंप। और मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए। वहीं खटीमा में भी जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत शिविर लगाए गए, जिसमें बिजली, सड़क निर्माण, नाली अतिक्रमण समेत 73 शिकायतों में से 38 शिकायतें और समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं का तुरंत समाधान निकालना और जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना सरकार की प्राथमिकता है। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज 17 तारीख से पूरे उत्तराखंड में हमारा एक नया अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार चल रहा है, जिसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम। उसी में आज हमने खटीमा क्षेत्र से और पूरे उधम सिंह नगर में समस्त तहसीलों से सबसे पहले तहसील दिवस से स्टार्ट किया है और आने वाले 45 दिनों में हमारे यहाँ पे डिफरेंट न्याय पंचायतें, समस्त जिले की हमारी 27 न्याय पंचायतों में शिविर लगेंगे, जिसमें हमारी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से हम सैचुरेशन अप्रोच जितनी कर सकते हैं और जो लोगों की समस्याएं सुन के उनका निराकरण कर सकते हैं, उसमें हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं मनरेगा का नाम बदले जाने पर उत्तराखंड में भी सियासत गर्मा गई है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस जिलाध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ रोजगार देने की योजना नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के विचार और उनके नाम से जुड़ी पहचान है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई ऐतराज है। देखिए कि जब जो महात्मा गांधी जी के नाम पे मनरेगा की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम चल रही थी, उसका बिल लाया गया है नाम चेंज करने के लिए, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और ये भाजपा सरकार को शर्म भी आना चाहिए कि हमेशा से इनकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी जी का अपमान है। इसका हम लोग महात्मा गांधी जी की इस मूर्ति के आगे हम लोग बैठ के अपना विरोध हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसा के तरीके से हमने अपना दर्ज कराया है और ये अपमान पूरा देश बिल्कुल सहन नहीं करेगा। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोगों ने धरना दिया है यहाँ पे।
वहीं रुड़की में भी कांग्रेसियों ने गांधी वाटिका में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यहां भी कांग्रेसियों ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर मोदी सरकार को जमकर घेरा और 2 मिनट का मौन भी रखा है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा, आज योजनाओं का नाम बदलकर महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है केंद्रीय नेतृत्व के और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जो महात्मा गांधी जी की योजना का नाम परिवर्तित किया गया, उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ इकट्ठा हुए। हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया और उसके उपरांत, चूंकि हम तो गांधीवादी लोग हैं, इसलिए गांधी जी का अनुसरण करते हुए हमने जो है यहाँ 5 मिनट मौन रखा। और मैं इसके लिए उन मीडिया के उन साथियों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ मौन रखा। वहीं पौड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोध्याल ने डीएम ऑफिस का घेराव किया है और प्रदेश में बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं को लेकर सरकार को जमकर घेरने का काम किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सरकार वन्यजीव संघर्ष को रोकने में नाकाम है, लिहाजा कांग्रेस रैली निकालकर प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। काशीपुर पुलिस, एसओजी और खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने दड़ियाल रोड स्थित सेफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी कर 1,32,00,000 रुपए के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस की इस दबिश से पूरे नशा तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जांच में यह साफ हुआ है कि इन दवाओं का परिवहन बिना किसी वैध लाइसेंस और के पूरी तरह से अवैध रूप से किया जा रहा था। एसओजी काशीपुर और कोतवाली काशीपुर की संयुक्त टीम को 15 दिसंबर को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में फरार अभियुक्त रिपुल चौहान के द्वारा मंगाए गए एक बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुप्रेनॉर्फिन के 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन, कुल 43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1,30,00,000 के आसपास अनुमानित है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। 20 और 21 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा जो है लगा रहेगा और लोगों को सावधानी बरतने की भी उनसे अपील की गई है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे जिले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। और जो 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी, कहीं हल्की हल्की बर्फबारी कहीं हो सकता है। अभी तो ये संभावना बन रही जहाँ तक बर्फबारी और स्नो जो है बारिश की संभावना है। बाकी जो मेजर इवेंट, वेदर इवेंट अगर देखें तो अभी जो है फॉग क्या है, जो अगले 3 से 4 दिन हमारे ये संभावना बन रही। ऐसा ही उधम सिंह नगर, खासतौर से हमारे जो प्लेन वाले इलाके हैं, उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार जिला हो गया। इसके अलावा चंपावत में भी और पौड़ी में भी और देहरादून में भी कुछ इलाकों में, खासतौर से जो प्लेन लो लाइंग एरिया है वहाँ पे, और ऊपर पहाड़ी इलाकों में जो वैली एरिया है वहाँ पे जो है घने से अति घना कोहरा होने का चांसेस है। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में प्री SIR को लेकर बैठक की गई है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान खराब प्रदर्शन करने वाले BLO और उनके सुपरवाइजर पर नाराज नजर आए। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में मतदाता सूची के सत्यापन करने में हो रही देरी के कारण को भी ये भी बताया गया है। सत्यापन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। देखिए, ये जो BLO हमने बुलाए थे या जो उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनको बुलाए थे, इनकी प्रोग्रेस सबसे कम है। चूँकि सबसे कम प्रोग्रेस है तो हमारा जो आपका सत्यापन का जो रेट है या जो हमारा जो परसेंटेज है वो भी कम है। तो जो सबसे कम जिनका परसेंटेज है उनको हमने बुलाया था, उनसे हमने उनकी क्या समस्याएं हैं, वो क्यों अपना सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, उसी को लेकर एक बैठक की थी और पुनः इनको ट्रेनिंग भी दी गई है आज, और इनकी जो समस्याएँ हैं, कुछ इनकी समस्याएँ थे उसको भी निस्तारित किया गया है।
वहीं बुधवार को रुद्रपुर के शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर 1971 की लड़ाई में शहीद हुए भारतीय जवानों को नमन किया गया। आपको बता दें कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उधम सिंह नगर के 9 वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वहीं 2 सैनिक युद्ध के दौरान घायल हुए थे। उन सैनिकों का आज हम यहाँ सम्मान करने के लिए आए थे, जिन सैनिकों के अदम्य शौर्य से 1971 का जंग हमने जीता और पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों का समर्पण करना पड़ा। आज भी जब भारत पर युद्ध की बात आती है या पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात आती है तो हम पाकिस्तान को बार बार ये घटना याद कराते हैं। तो आखिर ये घटना भारतीयों के लिए और एक सबके लिए हर्ष का विषय है और लोगों को कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन होता है। उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने नगर पालिका पहुंचकर वहां का घेराव किया है और उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने के साथ ही क्षेत्र में चल रही मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की गई है। आरोप है कि क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उधर नगर पालिका ने बताया कि लाइसेंसी दुकानों में मीट बिक रहा है जो नियम के तहत है। वहीं नियम नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। मीट से रिलेटेड जो भी बातें हुई है उसमें बोर्ड का जो 12 तारीख को बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम एक धार्मिक नगरी घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित करेंगे यहाँ से नगर पालिका बोर्ड की तरफ से। दूसरा यह निर्णय लिया गया कि इसमें कानूनी राय हमारे द्वारा ली जाएगी कि हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए। बोर्ड द्वारा ये निर्णय लिया गया। दूसरा जो उन्होंने अवैध जो ठेलियाँ लगी है उसके बारे में वो सेटिस्फाई नहीं हुए हमसे। उसके बारे में मेरा ये कहना है कि हमारी लगातार टीम गठित मैं करती हूँ, उसमें हमारी टीम जाएगी, इनको हटाएगी। बाकी अगर पुलिस प्रशासन की हमें जरूरत होगी तो हम उनके साथ लगातार काम करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में सरकार का मेगा अभियान शुरू। हरिद्वार से लेकर प्रदेश भर में जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत लगाए गए शिविर, योजनाओं के साथ दस्तावेजों की समस्याओं का हो रहा निस्तारण। मनरेगा का नाम बदले जाने पर उत्तराखंड में भी गरमाई सियासत। कांग्रेस ने किया बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल, कहा मनरेगा योजना में दिखाई देती थी गांधी के विचारों की झलक। उधम सिंह नगर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। काशीपुर से 1 करोड़ 32 लाख रुपए के 43,950 नशीले इंजेक्शन बरामद। ट्रांसपोर्ट से अवैध रूप से हो रही थी तस्करी। और उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना। 20 और 21 दिसंबर को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। फिलहाल कोहरा कर रहा लोगों को परेशान।